जय श्री राम। मनोविज्ञान स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत मनोविज्ञान का संपूर्ण सिलेबस रहेगा, रीट का, सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का। तो आप सभी से निवेदन है कि इस क्लास को आप लगाएं और शॉर्ट में आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आने वाले तथ्य और विषय वस्तु यहाँ पे रहेगी, तो फालतू का जो आप पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे भी आपको लाभ होगा और यहाँ से आप महत्वपूर्ण नोट्स और विषय वस्तु आप पढ़ करके एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें, क्लास को समझें और यदि आप नोट्स बनाना चाहें तो साथ में नोट्स भी आप बना सकते हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत मनोविज्ञान का पूरा सिलेबस रहेगा। जितनी भी क्लासें आएगी, यानी जितनी शॉर्ट में जो क्लासें हैं वो लगभग 10 क्लासों से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये कंटिन्यू जो वीडियो आए वो प्रत्येक वीडियो आप देखें और अपने नोट्स तैयार करें। चलते हैं। आज का जो इस वीडियो के अंतर्गत रहेगा वो मनोविज्ञान को समझाना है, उसकी अर्थ को अपने पढ़ेंगे, उसकी प्रकृति को पढ़ेंगे और उसके क्षेत्र को पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत अपने लर्नर, टीचर्स और करिकुलम, इन तीनों को अपने समझेंगे। अर्थ अर्थ मनोविज्ञान अर्थ में आप देखिए, मनोविज्ञान शब्द ग्रीक, यानी मनोविज्ञान शब्द यहाँ अपने को ध्यान देना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी, यानी आप ध्यान दें अंग्रेजी में PSYCHE साइकी, तथा लोगस, LOGOS लोगस से हुई है। यानी दोनों शब्द ग्रीक भाषा के हैं, साइकी और लोगस, जिसका अर्थ क्या होता है? आत्मा और अध्ययन, स्टडी। तो इस प्रकार दो शब्दों का से अपने ये मनोविज्ञान शब्द बना हुआ है। तो इन दोनों का आपको ध्यान देना है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जब आप पुराने पेपर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो इस अर्थ को आप, यानी शॉर्ट रूप में समझाया गया है और यहीं से सीधा क्वेश्चन निकलता है। वो ग्रीक भाषा के शब्द, यूनानी भाषा, अब यूनान की भाषा से आपसे पूछा जा सकता है, ग्रीक से भी पूछा जा सकता है। तो ये साइकी और लोगस, ये दो शब्दों से बना हुआ है और इसका अर्थ आत्मा एवं अध्ययन। पूरा अपने कहें तो नीचे आपको इसमें दिया हुआ आत्मा का अध्ययन। पूरा अपने इसको देखें तो ये यहाँ पे यह है साइकोलॉजी, जो शब्द है वो साइकी प्लस लोगो से बना है और इसका आत्मा प्लस विज्ञान, यानी आत्मा का विज्ञान। तो यहाँ से क्या है, मनोविज्ञान की शुरुआत होती है। यानी जब दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हुआ, यहाँ पे भी ये भी आपको ध्यान देना है कि मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र विषय से अलग हुआ है। 16वीं शताब्दी के अंतर्गत मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा और इसमें प्लेटो, देकार्ते, अरस्तु का विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यहाँ मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे अपने को ध्यान देना है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक मनोविज्ञानी रुडोल्फ गोइकल ने किया था। यानी जो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो जो ग्रीक मनोवैज्ञानिक थे, रुडोल्फ गोइकल। तो रुडोल्फ गोइकल ने सबसे पहले प्रयोग किया था मनोविज्ञान शब्द का। तो ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आप इसको देख लें अच्छी प्रकार से, नोट कर लें, क्योंकि जब आप देखोगे तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है।
मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अनेक शताब्दियों पूर्व हुआ था। मनोवैज्ञानिकों के प्रयत्नों से धीरे धीरे यह दर्शन शास्त्र से अलग होकर स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर सामने आया। ये मैंने पहले भी कहा कि ये दर्शन शास्त्र का से संबंधित ये पढ़ा जाता था दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, और अनेक शताब्दियों के प्रयासों के माध्यम से मनोविज्ञान है वो धीरे धीरे दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर हमारे सामने आया, इसको पढ़ा जाने लगा। सबसे पहले इसका जो शुरुआत होती है वो होती है आत्मा के विज्ञान के रूप में, जैसे यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि आत्मा के विज्ञान के रूप में सबसे पहले इसको पढ़ा जाने लगा। तो आत्मा के विज्ञान के रूप में इसको अपने देखते हैं। प्रारंभिक चरण में यह दर्शन शास्त्र फिलोसफी की एक शाखा माना जाता था। ये मैंने पहले भी कहा कि प्रारंभिक चरण में इसकी एक शाखा माना जाता, दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था। 16वीं शताब्दी तक मनोवैज्ञानिकों को आत्मा का विज्ञान माना जाता रहा, यानी 16वीं शताब्दी तक मनोवैज्ञानिकों की एक ही धारणा रही कि मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है, या आत्मा के विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। यूनानी ग्रीक दार्शनिक एवं चिंतक, ये यूनानी दार्शनिक थे, ये भी ध्यान देना है। कई बार इनका पूछ लेते हैं कि वे दार्शनिक कहाँ के थे, तो यहाँ अपने को ध्यान देना है ये यूनानी ग्रीक दार्शनिक चिंतक थे। यूनानी ग्रीक दार्शनिक चिंतक अरस्तु, प्लेटो एवं देकार्ते, यानी तीनों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अरस्तु का, प्लेटो का और देकार्ते का, तीनों का नाम याद रखना है कि आत्मा के विज्ञान के रूप में ये संबंधित थे। आदि मनोवैज्ञानिकों को आत्मा का विज्ञान भी मानते हैं, यानी इन मनोवैज्ञानिकों को भी आत्मा के विज्ञान, क्योंकि इन्होंने आत्मा के विज्ञान से जन से संबंधित ये अपनी थ्योरी दी, तो इसको अपने आत्मा के विज्ञान के रूप में भी इनको मानते हैं। यूनान के रुडोल्फ गोइकल ने भी सन 1590 में, यानी यूनान के रुडोल्फ गोइकल थे, अभी जो मैंने आपको बताया था, इसने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, आत्मा का विज्ञान कहा है। यानी इन्होंने भी क्या है, आत्मा का विज्ञान, रुडोल्फ गोइकल ने भी इसको आत्मा का विज्ञान कहा था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दूसरे जो हमारे सामने जो विधि आई वो आती है मनोविज्ञान मन मस्तिष्क विज्ञान के रूप में। यानी उसके बाद आत्मा के विज्ञान के रूप में, उसके बाद आत्मा के विज्ञान का खंडन किया, उसके बाद बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने आत्मा के विज्ञान का खंडन कर दिया था। और आत्मा के विज्ञान को खंडन करने के बाद जो एक नई विचारधारा आई वो आई मनोविज्ञान मन मस्तिष्क विज्ञान के रूप में। यानी आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान अधूरा है, इसलिए इन मनोवैज्ञानिकों ने खंडन कर दिया, और एक उसके बाद मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क विज्ञान के रूप में देखा जाने लगा। तो उसके बाद मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क विज्ञान के रूप में पढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद काल था, यहाँ पे ये भी अपने को ध्यान रखना है, 17वीं शताब्दी, यहाँ पे दिया हुआ है 17वीं शताब्दी। तो 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक, ये मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे, इटली के थे, वो यूनान के थे, ये कहाँ के थे, इटली के मनोवैज्ञानिक, नाम था पंपोनोजी। यानी पंपोनोजी ने इसे मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया। किसने बताया, पंपोनोजी ने। यानी 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पंपोनोजी ने इसे मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला बताया था। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉन लॉक और थॉमस रीड, यानी इसके साथ जॉन लॉक थे और थॉमस रीड थे। इनका काल था 1710 से 1796, भी इसी मत के समर्थक रहे हैं। यानी इन्होंने भी पंपोनोजी का समर्थन कर दिया। तो मनोविज्ञान है वो मन मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में समर्थन करने वाले ही थे, इस पे काम करना इन्होंने शुरू किया। तो यहाँ पे मन मस्तिष्क के विज्ञान, यानी दूसरा जो स्टेज रही मनोविज्ञान की, वो मन मस्तिष्क के विज्ञान की रही। तो यहाँ 17वीं शताब्दी के अंतर्गत इटली के मनोवैज्ञानिक थे पंपोनोजी। पंपोनोजी ने क्या किया, इसे मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया, और इनका जो समर्थक है वो जॉन लॉक, थॉमस रीड, इन्होंने भी इस मत के समर्थक रहे। तो इस प्रकार मन मस्तिष्क विज्ञान के मोहर लगी। इसके बाद इस पे कार्य और भी हो रहा था कि मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान पे काम कर रहे थे।
तो समय अनुसार धीरे धीरे इसका भी खंडन किया जाने लगा, यानी मन मस्तिष्क के विज्ञान का भी खंडन होने लगा। और उसके बाद मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में आता है, यानी यहाँ आगे जो दिया हुआ है वो मनोविज्ञान चेतना के रूप में है। तो इस प्रकार मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में भी पढ़ा जाने लगा। तो उसके बाद जो चेतना का विज्ञान आता है वो आता है 19वीं शताब्दी। यहाँ ये अपने को ध्यान रखना है, शताब्दी कौन सी थी? 19वीं। तो 19वीं शताब्दी में विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में माना। यानी उसके बाद मनोवैज्ञानिकों ने क्या माना कि मनोविज्ञान मन मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में पूर्ण नहीं हो सकता, तो मनोविज्ञान है वो चेतना के विज्ञान के रूप में। तो उसके बाद इसमें जो शामिल थे उनमें वाइवस थे, विलियम जेम्स थे, विलियम वुंट थे और जेम्स सली थे। ये नाम प्रमुख हैं। विलियम, ये दोबारा आप देखें क्योंकि यहाँ पे सीधे मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान को से संबंधित जोड़ के आप मनोवैज्ञानिक को नाम पूछ जाते हैं। इनमें वाइवस आता है, विलियम जेम्स आता है, विलियम वुंट आता है और जेम्स सली आता है। इनके नाम प्रमुख हैं। तो ये जो मनोवैज्ञानिक थे ये मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के समर्थक थे। इनमें मतभेद, इसके बाद क्या हुआ कि एक चेतना के विज्ञान के रूप में भी मनोविज्ञान को पूर्ण नहीं माना गया। तो इनमें जो मतभेद उत्पन्न हो गए, क्योंकि चेतन मन के अतिरिक्त अचेतन मन और अर्धचेतन मन भी होता है, यानी चेतना के विज्ञान का खंडन शुरू हो गया। और उनका मानना था कि चेतन मन के अलावा अचेतन और अर्धचेतन मन भी होता है, तो हम केवल चेतन मन के रूप में मनोविज्ञान को नहीं देख सकते। जो सपना अवस्था और विक्षिप्तावस्था में मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो इनमें धीरे धीरे यानी चेतना के विज्ञान का भी खंडन होने लगा और इनमें मतभेद शुरू हो गए। इसके बाद मैकडूगल ने अपनी एक पुस्तक, यानी मैकडूगल की एक पुस्तक है, ये पुस्तक कई बार पूछी भी जाती है, इसको आप अच्छी प्रकार से आप ध्यान दें। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, यानी ये पुस्तक का नाम है आउटलाइन और साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 पर, यानी इनकी मैकडूगल के द्वारा लिखित पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 पे इन्होंने लिखा था कि चेतना को एक बुरा शब्द बताकर उसकी आलोचना करते हुए लिखा है, चेतना एक बहुत बुरा शब्द है और यह मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द साधारण प्रयोग में आ गया। तो इस प्रकार मैकडूगल ने अपनी आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक के अंतर्गत चेतना के विज्ञान का उन्होंने खंडन कर दिया, यानी वो समर्थक नहीं थे। उनका मानना था कि चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को हम पूर्ण नहीं कर सकते। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लीप्जिग शहर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ अपने को ध्यान देना है। विलियम वुंट 1879, यहाँ आप विलियम वुंट का नाम ध्यान रखें। सन 1879 जर्मनी के लीप्जिग स्थान पर, यानी ये स्थान है जर्मनी का लीप्जिग स्थान पर, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। यानी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये विशेष रूप से आप नोट कर लें। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लीप्जिग स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, इसलिए वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यानी वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक के रूप में पूछे तो अपने को ध्यान रखना है विलियम वुंट है। अब क्यों है? क्योंकि 1879 में जर्मनी के लीप्जिग स्थान पर इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी और इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का इसे जनक माना जाता है। इसके बाद धीरे धीरे चेतना के विज्ञान का खंडन हुआ और उसके बाद जो विज्ञान की अगली जो कड़ी आती है वो आती है मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। यानी इसके बाद मनोविज्ञान को क्या पढ़ा जाने लगा? व्यवहार एवं अनुभूति के विज्ञान के रूप में पढ़ा जाने लगा। तो इस प्रकार आगे क्या है, मनोविज्ञान शुरू होता है व्यवहार और अनुभूति के विज्ञान के रूप में शुरू होता है 20वीं शताब्दी में। यानी ये शताब्दी कौन सी थी? 20वीं शताब्दी थी। यहाँ अपने हर एक कड़ी में अपने शताब्दियों को ध्यान रखना है। यानी जिस प्रकार मनोविज्ञान का जो टाइम जो पीरियड आया, जिस प्रकार पढ़ा जाने लगा, तो वहाँ टाइम का विशेष महत्व है, ये अपने को ध्यान रखना है। 16वीं शताब्दी है, उसके बाद फिर 18वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी है, उसके बाद 20वीं शताब्दी है।
तो यहाँ अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि इनसे भी प्रश्न निकाले जाते हैं। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। यानी 20वीं शताब्दी के अंतर्गत क्या हुआ, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन ने, यहाँ पे ध्यान देना है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा है। किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान वाटसन ने कहा था। और मनोविज्ञान के व्यवहारवादी विज्ञान के जनक भी वाटसन, ये भी ध्यान रखना है अपने। कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो वाटसन ही है। इसके बाद विलियम मैकडूगल भी इसके समर्थक थे, इजी बोरिंग भी थे, वुडवर्थ थे, चार्ल्स स्किनर थे, आदि ने भी व्यवहार का विज्ञान ही माना। यानी ये लोग भी क्या थे? मनोविज्ञान के व्यवहार के विज्ञान के समर्थक थे। तो इनका भी अपने को, यानी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के रूप में यदि पूछें तो इनका नाम अपने को पता होना चाहिए। विलियम मैकडूगल, एजी बोरिंग, ये विलियम मैकडूगल, एजी बोरिंग, वुडवर्थ, चार्ल्स स्किनर, ये सारे क्या थे? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो अपने इनको, यानी बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो अपने इनका ध्यान रखना है कि ये जो भी मनोवैज्ञानिक है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। वर्तमान में मनोविज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। यानी मनोविज्ञान है वो वर्तमान में क्या है? एक शुद्ध विज्ञान। वर्तमान में मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। तो एक शुद्ध विज्ञान के रूप में माना जाता है मनोविज्ञान को। ये भी कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जितने भी जो टॉपिक मैंने शॉर्ट में लिखे हैं वो सभी टॉपिक बार बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं से संबंधित इनकी यहाँ पे व्याख्या की गई है। इसलिए तो मैंने यहाँ पे कहा था आपको कि शॉर्ट रूप में पूरा सिलेबस रहेगा, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण रहेगा कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा ही निकलेगा। तो इसलिए इस क्लास को आप जरूर अच्छी प्रकार से ध्यान से पढ़ें और ये नोट्स आप बनाएं, ताकि आपके शॉर्ट में नोट्स बन जाएं, ताकि एग्जाम के नज़दीक में अपने शॉर्ट में नोट्स पढ़ के एक अच्छे अंक मनोविज्ञान के हम ले सकें, यानी क्वेश्चन है वो अधिक से अधिक सही कर सकें। तो 40 नंबर की मनोविज्ञान आती है, एक बहुत बड़ा पार्ट है मनोविज्ञान का, और एक किसी भी परीक्षा के चयन में मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मेरा मानना है कि आप 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, तो 20 क्वेश्चन में अधिक से अधिक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और अधिक से अधिक आप क्वेश्चन सही करके आएँ। तो ये आपका टारगेट रहना चाहिए कि 18-20 क्वेश्चन आप आ रहे हैं वो सही होने चाहिए। कि तभी हो पाएंगे जब आप इस प्रकार के शॉर्ट रूप में आप नोट्स बनाएंगे। इसके बाद जेम्स ड्राइवर के अनुसार मनोविज्ञान वह शुद्ध विज्ञान है। यानी ये जेम्स ड्राइवर ने का ये कथन है कि मनोविज्ञान वह शुद्ध विज्ञान है जो मानव तथा पशु के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यानी यहाँ अपने को जो भी कोटेशन दी गई है उनमें कुछ न कुछ अपना लॉजिक डाला हुआ है। तो ये कोटेशन वैसे अपने रट्टे आप लगाओगे तो याद नहीं होगी। तो मैं इसका आपको एक सरल तरीका बता देता हूँ कि यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि विशेष शब्द का प्रयोग कौन सा मनोवैज्ञानिक कर रहा है, तो उस मनोवैज्ञानिक के साथ जोड़ दो, ये आपकी कोटेशन याद हो जाएगी। जैसे ये क्या रखी है, ये अपने जेम्स ड्राइवर क्या कह रहे हैं? पशु के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी मानव तथा पशु के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कौन बताते हैं? जेम्स ड्राइवर बताते हैं। बस इतना याद कर लो, आप पूरी कोटेशन आपकी याद है। जैसे ये कोटेशन आए और मानव तथा पशु के व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन की बात होती है, जेम्स ड्राइवर से संबंधित, आप ऑप्शन जेम्स ड्राइवर वाला सही करते हैं। हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये जेम्स ड्राइवर ने ये बात कही थी। उसके बाद R.S. वुडवर्थ, ये कोटेशन बहुत बार पूछी जाती है। इस कोटेशन पे अपने को विशेष ध्यान देना है, बहुत बार पूछी हुई है। जब आप पेपर देखोगे पीछे के तो ये बार बार ये कोटेशन पूछी गई है। वुडवर्थ ने क्या था कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मस्तिष्क त्यागा और फिर अपनी चेतना खोई, और अब वह एक प्रकार के व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए हैं। यानी ये वुडवर्थ की परिभाषा, ये अपनी कोटेशन थी। बहुत बार ये परिभाषा पूछी हुई है और परिभाषाएं पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये आप ध्यान रखने हैं कि जो आत्मा को छोड़ा, उसके बाद फिर मस्तिष्क उन्होंने त्यागा, फिर अपनी चेतना खो दी, और अब वह एक व्यवहार के ढंग को अपनाया। तो ये इस प्रकार की लैंग्वेज है, ये किसकी है? R.S. वुडवर्थ ने ये दी थी। तो इसे संबंधित अपने को रखना है। इसके बाद
आता है मनोविज्ञान की परिभाषाएं, यानी अलग अलग जो मनोविज्ञान की परिभाषा दी गई है उन परिभाषाओं को अपने देखें, क्योंकि एग्जाम में एक दो कोटेशन पूछी जाती है। 20 क्वेश्चन में से तो एक दो कोटेशन के क्वेश्चन होते हैं। तो ये परिभाषाएं यदि आप याद कर लोगे तो शायद आपका कोई भी क्वेश्चन परिभाषाओं का गलत नहीं होगा। तो इसलिए अपने को क्या करना है, इन परिभाषाओं को अपने को देखना है। ये परिभाषाएं देखने, मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या है, ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं यहाँ पे लिखी गई है, चुनाव किया गया है, जो बार बार एग्जाम में आई हैं, चाहे वो सीटेट हो, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो। तो इस प्रकार के एग्जामों में बार बार पूछा गया, वही परिभाषाएं रखी है। पहली परिभाषा आती है वुडवर्थ के अनुसार, यानी वुडवर्थ क्या कहते हैं, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। यानी मनोविज्ञान क्या है, वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। ये बात वुडवर्थ ने कही थी। दूसरी है विलियम जेम्स के अनुसार। विलियम जेम्स क्या कहते हैं, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा एवं चेतना की अवस्थाओं के वर्णन एवं व्याख्या के रूप में दी जा सकती है। यानी वुडवर्थ विलियम जेम्स कहते हैं मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा एवं चेतना की अवस्थाओं के वर्णन एवं व्याख्या के रूप में दी जा सकती है। चेतना का वर्णन और व्याख्या के रूप में विलियम जेम्स बात करते हैं। उसके बाद अगली आती है वो विलियम मैकडूगल की आती है। विलियम मैकडूगल की ये भी एक अच्छी कोटेशन है, पूछी जाती है, बार बार पूछी हुई है। मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। यानी यहाँ जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान की बात करता है, वो कौन करता है, विलियम मैकडूगल करता है। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। ये तो छोटी कोटेशन है, वैसे भी आपके याद रह जाएगी। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है बोरिंग के अनुसार, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। यानी बोरिंग क्या कहता है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति के अध्ययन की बात करता है। तो मानव प्रकृति से बोरिंग के साथ अपने को जोड़ना है ताकि आपके ये क्वेश्चन कोटेशन है वो याद हो जाए। इसके बाद आती है वाटसन। वाटसन के अनुसार, वाटसन ने क्या था, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यानी वाटसन मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान मानते हैं। और व्यवहारवाद के जनक भी कौन है, ये वाटसन ही है, अपने को ध्यान रखना। व्यवहारवाद के जनक भी वाटसन है। और इसकी जो कोटेशन है वो भी उसी पे है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इसके बाद बीएफ स्किनर आते हैं। स्किनर ने क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। तो स्किनर ने मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार और अनुभव विज्ञान की बात आए तो वहां आपको स्किनर से जोड़ देना है कि ये कोटेशन स्किनर की थी। व्यवहार और अनुभव के विज्ञान को इन्होंने बताया था। इसके बाद आता है मनो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप देखोगे पुराने पेपर आप देखोगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन यहाँ से निकला है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। तो अपने क्षेत्र के बारे में अपने अभी देखेंगे कि मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो उसी क्षेत्र की अपने चर्चा करते हैं। पहला है सामान्य मनोविज्ञान, दूसरा है असामान्य मनोविज्ञान, तीसरा है तुलनात्मक मनोविज्ञान, चौथा है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, पांचवा है समाज मनोविज्ञान, छठा है औद्योगिक मनोविज्ञान, सातवां है बाल मनोविज्ञान, आठवां है किशोर मनोविज्ञान, नौवां है प्रौढ़ मनोविज्ञान, 10वां है विकासात्मक मनोविज्ञान। तो ये क्षेत्र अपने आप एक बार दोबारा देख ले अपने, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, और 11वां है पशु मनोविज्ञान, 12वां है निदानात्मक उपचारात्मक मनोविज्ञान, 13वां है परा मनोविज्ञान, 14वां है शिक्षा मनोविज्ञान। ये क्षेत्र हैं। यानी यहाँ मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्षेत्रों पे अपने को विशेष रूप से ध्यान देना है कि अपने क्षेत्र का पता होना चाहिए। ऑप्शन में आपको पूछेंगे तो ऊपर पूछेंगे कि मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित हैं, तो उसमें से अपने को क्या करना क्या है, 3 आपको ये क्षेत्र दे देंगे, चौथा ऑप्शन दे देंगे उपरोक्त सभी।
तो अपने को ये कई बार क्या होता है कि ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे 3 ये क्षेत्र दिए होंगे, एक संबंधित नहीं दिया होगा। तो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन है वो यहाँ मनोविज्ञान में बनाए जाते हैं। बार बार ये बनाए हुए हैं क्वेश्चन। जब अपने आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तो जितने भी एग्जाम में जो इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आए हैं तो उसका पूरा वीडियो रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा अभी क्वेश्चन कैसे बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। क्योंकि अपने एक अच्छी तैयारी के लिए ये भी होता है कि आप क्वेश्चन को भी आप देखें कि एग्जाम में क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको ये भी एक आइडिया हो जाए कि टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आगे वाला जो पूरा पूरा वीडियो है अपने इसके पूरे चैप्टर से संबंधित जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसीलिए आप वो एक अच्छे प्रकार से आप तैयारी कर पाएंगे। उसके बाद जो अगला है वो शिक्षा आता है, एजुकेशन आता है। यानी ये अपने मनोविज्ञान क्षेत्र थे, उसके बाद शिक्षा एजुकेशन आता है। अब शिक्षा एजुकेशन का मनोविज्ञान में इसको अच्छी प्रकार से परिभाषित किया गया है। सबसे पहले अर्थ आता है इसका, जैसे यहाँ पे ये अर्थ दिया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन, यानी अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शिक्षा को अंग्रेजी में अपने एजुकेशन कहते हैं। अब ये शब्द का निर्माण कैसे हुआ? एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। यहाँ अपने को ध्यान देना है, ये बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो एजुकेशन शब्द किस भाषा से बना है? लैटिन भाषा से बना है, और लैटिन भाषा के शब्द है एजुकेटम, एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि शिक्षा किस भाषा से शब्द बना हुआ है? तो लैटिन भाषा से बना हुआ है। लैटिन भाषा किस शब्द से बना हुआ है? एजुकेटम शब्द से बना हुआ है, ये विकसित हुआ है। तथा एजुकेटम शब्द एक ई तथा ड्यूको दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यानी ये जो एजुकेटम शब्द है वो ई और ड्यूको दो शब्दों से मिलकर बना है। ई का अर्थ क्या होता है? अंदर, अंदर से। ई का अर्थ है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा हुआ है, बार बार पूछा हुआ है कि कई बार इनका अर्थ पूछ लेते हैं। ई का अर्थ अंदर से, ड्यूको का आगे बढ़ाना। और तो इस प्रकार दोनों को यदि अपने मिलाएं तो शिक्षा का अर्थ हुआ अंदर से आगे बढ़ाना। तो ये शिक्षा के शब्द को परिभाषित किया गया है, इस अर्थ को स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ से क्या है कि बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो इतना जो अर्थ आपको मैंने बताया, इसमें से कम 3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी प्रकार से आप समझें, इन शब्दों को ध्यान रखें कि ये अंग्रेजी का जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना हुआ है, विकसित हुआ है। और एजुकेटम शब्द है दो शब्दों से बना है, ई और ड्यूको से। और ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना, और इसका अर्थ हुआ अंदर से आगे बढ़ाना। तो इस प्रकार शिक्षा का अर्थ है अंदर से आगे बढ़ाना। इसके बाद लैटिन के एजुशियर, कई बार ये भी शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। लैटिन के एक ही शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लैटिन के एजुकेयर, यानी एजुकेयर तथा एजुशियर, इन शब्दों से भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो एक ही बात है। तो वो आप एजुशियर कहें तो भी वही है, एजुकेयर कहें तो भी वही है। तो इन दो शब्दों को भी एजुकेशन शब्द के मूल रूप में स्वीकार किया जाता है, यानी इन शब्दों को भी एजुकेशन के मूल रूप में स्वीकार करते हैं। इन दो शब्दों का अर्थ क्या है? आगे बढ़ना, टू ब्रिंग अप, और बाहर निकालना, टू लेड आउट। यानी आगे बढ़ना टू ब्रिंग अप, और बाहर निकालना टू लेड आउट, अथवा विकसित करना। इसका अर्थ क्या होता है? अथवा विकसित करना। तो ये शब्द भी कई बार पूछ लेते हैं, तो यहाँ अपने को इन शब्दों का ध्यान रखना है। उसके बाद अगला आता है, वो आता है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी। तो शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, इसके बाद आगे अपने पढ़ेंगे। अभी तो अपने मनोविज्ञान को समझा है, अभी अपने क्या क्या समझा कि केवल मनोविज्ञान को समझा है। मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये अपने मनोविज्ञान को यहाँ तक नहीं सीमित कर सकते।
मनोविज्ञान सब्जेक्ट को आप देखो तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अपने आप में एक स्वतंत्र डिसिप्लिन है। और मनोविज्ञान के अंतर्गत अलग अलग पार्टों में मनोविज्ञान को पढ़ा जाता है। देखिए, चिकित्सा मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, ये अलग अलग पार्ट में इसको पढ़ा जाता है। तो यहाँ अपने जो एजुकेशन के अंतर्गत किसको पढ़ते हैं? केवल शिक्षा मनोविज्ञान, इसी को ही पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को। तो अपने को क्या है, इसी से ही संबंधित अपने को पढ़ना है। तो अब अपने वाले पार्ट पे आते हैं, जो अपने यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान को हम पढ़ते हैं। इसी को अपने आगे स्पष्ट करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। चलते हैं इस शिक्षा मनोविज्ञान पे। यहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिकों की कोटेशन दी गई है जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापन और अधिगम से है, यानी स्किनर ने ये कही थी। उसके बाद कोल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है, ये कोल्सनिक ने दी थी। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो ये कोटेशन बार बार एग्जाम में पूछी गई है, इसीलिए मैंने यहाँ पे महत्वपूर्ण कोटेशनों को यहाँ पे रखा गया है। तो इन कोटेशन को आप पढ़ ले, एग्जाम में केवल यही कोटेशन पूछी जाती है। तो यदि आप ये कोटेशन आप पढ़ लोगे तो आपका कोटेशन वाला क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में, यानी मनोविज्ञान की एक शाखा, मैंने पहले भी कहा कि मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, अलग अलग पार्ट में इसको पढ़ा जाता है। तो मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 1900 ईस्वी में मानी जाती है। यानी जब मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में आया और उसके बाद विषय का विकास हुआ, तो उसके अंतर्गत जो ये पार्ट था शिक्षा मनोविज्ञान, ये शिक्षा मनोविज्ञान की सन 1900 में इसकी उत्पत्ति हुई है। ये भी कई बार पूछा जाता है, अपने को ध्यान रखना है कि इनकी उत्पत्ति है वो 1900 में मानी जाती है। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जड़, स्टैनले हॉल के सक्रिय प्रयासों के फलस्वरूप सन 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट और निश्चित स्वरूप प्राप्त हो सका। यानी यहाँ इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, ये भी अपने को देखना है। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, जड़, स्टैनले हॉल के सक्रिय प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्पष्ट और निश्चित स्वरूप प्राप्त हुआ। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, एक तो पहली बात कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 1900 में मानी जाती है, ये भी क्वेश्चन बनता है। दूसरा कि इसको निश्चित और स्वरूप किसने दिया था, तो ये मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, जड़, स्टैनले हॉल, इनका सक्रिय योगदान रहा। और स्पष्ट और निश्चित स्वरूप कब दिया गया, तो ये 1920 में इनको दिया गया था। तो ये अपने को क्या है, कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसलिए अपने को इसको पूरे को अच्छी प्रकार से अपने को पढ़ना है, देख लेना है। उसके बाद आगे आता है, वो आता है इसका अर्थ आता है, यानी इसके अर्थ को अपने पढ़ेंगे। तो अर्थ में अपने देखते हैं शिक्षा शिक्षा तथा मनोविज्ञान, इसलिए शाब्दिक अर्थ में इसे शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान कहा जाता है। यानी शिक्षा तथा मनोविज्ञान को शाब्दिक अर्थ में क्या कहता है, शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान कहा जा सकता है। अब शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है। शिक्षा का संबंध किससे है? मानव व्यवहार के परिमार्जन से। शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है, जबकि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के अध्ययन से होता है। अब दो चीजें यहाँ हमारे सामने आती हैं, शिक्षा का संबंध मानव के व्यवहार के परिमार्जन से है, और जबकि मनोविज्ञान का संबंध मानव के व्यवहार के अध्ययन से है। मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो अध्ययन की इस शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी यहाँ पे ये स्पष्ट हो गया कि मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो यह अध्ययन की इस शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है आगे, ये अपने शिक्षा मनोविज्ञान को अपने परिभाषित किया, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अपने जाना। आगे आता है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र, यानी ये अपने को ये बार बार पूछा जाता है, यहाँ ध्यान देना है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। अब शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है? बालक, यानी अधिगम करता, लर्नर।
तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार कई बार पूछा जाता है, तो इसको अपने विशेष रूप से ध्यान रखें। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है? बालक है। अधिगम करता है, लर्नर है। यानी अधिगम करता कौन है? बालक है। लर्नर कौन है? बालक है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है? बालक है। तो ये किसी एंगल से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपने को ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने इसको विशेष रूप से यहाँ हाईलाइट करके लिखा हुआ है। वह बालक जो विद्यालय वातावरण में सीखने वाला होता है, वह बालक जो विद्यालय वातावरण में सीखने वाला होता है, वह अधिगमकर्ता कहलाता है। अब यहाँ अधिगमकर्ता कौन कहलाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो वह बालक जो विद्यालय वातावरण में सीखने वाला होता है, वह कौन होता है? अधिगमकर्ता कहलाता है। अधिगमकर्ता वास्तविक अर्थों में एक अपरिपक्व व्यक्ति होता है, जिसे सीखने के लिए जिस मनोविज्ञान का वर्तमान समय में प्रचलन है, उसे ही शिक्षा शास्त्र पेडागोगी के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान शिक्षा प्रणाली के केंद्र में बालक और शिक्षा बालक के लिए है। यहाँ बहुत 2-3 क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो रहे हैं इससे। एक तो बात अपने को यहाँ ध्यान रखना है कि वह बालक जो विद्यालय वातावरण में सीखने वाला होता है, वह अधिगमकर्ता कहलाता है। तो अधिगमकर्ता कौन कहलाता है, ये भी स्पष्ट हो गया। अधिगमकर्ता वास्तविक अर्थों में एक अपरिपक्व व्यक्ति होता है, ये भी अपने ध्यान रखना है। सिखाने के लिए जिस मनोविज्ञान का वर्तमान समय में प्रचलन है, यानी बच्चे को सिखाने के लिए जिस मनोविज्ञान का वर्तमान में प्रचलन है, इसे ही शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोगी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट होता है, उसको पेडागोगी सब्जेक्ट किस लिए कहते हैं, ये आपके यहाँ समझ आ जाना चाहिए। समझ आप समझ गए होंगे कि सिखाने के लिए मनोविज्ञान का वर्तमान समय प्रचलन होता है, वही क्या है? शिक्षा शास्त्र है, पेडागोगी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के केंद्र में, ये ध्यान देना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के केंद्र में कौन है? बालक है। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के केंद्र में बालक है और शिक्षा बालक के लिए है, ये भी ध्यान रखना है। ये भी कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली केंद्र में बालक है और शिक्षा किसके लिए है? बालक के लिए है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अपने को ध्यान होना चाहिए। उसके बाद विकास परंपरा में शारीरिक विकास, यानी विकास परंपरा में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, ज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, नैतिक तथा चारित्रिक विकास, और उसके बाद आता है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, भाषात्मक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट का योगदान रहता है। तो विकास परंपरा में किसका योगदान रहता है, जो यहाँ पे अपने अलग अलग रूप से अपने ये अपने स्पष्ट किया है, तो इनको आप ध्यान रखें। विकास परंपरा में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, और ये शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट, ज्ञानात्मक विकास कोग्निटिव डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट, नैतिक अथवा चारित्रिक विकास मॉरल ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, भाषात्मक विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट का योगदान रहता है। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद आगे जो आता है वो आता है बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व और क्षेत्र, यानी बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है और क्षेत्र क्या है, ये अपने आगे नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं। पहला है वंशानुक्रम व वातावरण का ज्ञान। दूसरा है मानसिक क्रियाओं का ज्ञान। तीसरा है योग्यताओं क्षमताओं का ज्ञान। चौथा है मूल प्रवृत्तियों रुचियों का ज्ञान। पांचवा है आत्म मूल्यांकन एवं मापन की विधियों का ज्ञान। छठा है वृद्धि एवं विकास का ज्ञान। सातवां है अधिगम। आठवां है व्यक्तिगत विभिन्नताएं और नौवां है मानसिक स्वास्थ्य। तो ये आगे नेक्स्ट 10वां है वो आता है अचेतन मन। 11वां है शिक्षण विधियां। 12वां है पाठ्यक्रम निर्माण और 13वां है मापन एवं मूल्यांकन। ये शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व और क्षेत्र है जो अपने अभी देखा। उसके बाद आगे 14वां है, नेक्स्ट है 14वां
मनोवैज्ञानिक प्रयोग। 15वां है सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन। 16वां है वंश परंपरा और परिवेश का अध्ययन। 17वां है बालक की शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन। 18वां है प्रेरणा और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन। 19 बालकों की सामूहिक क्रियाओं का अध्ययन। 20 अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। 21 थकान और रुचि का अध्ययन। 22 बाल अपराध का अध्ययन। 23 शिक्षा संबंधी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन। तो इस प्रकार ये मनोविज्ञान के महत्व और क्षेत्र आते हैं। उसके बाद आगे आता है शिक्षक लर्नर, यानी शिक्षक टीचर आता है, शिक्षक और टीचर आता है। आगे क्या आता है? अभी तो अपने लर्नर के बारे में पढ़ा, बालक से संबंधित। अब आता है शिक्षक और टीचर आता है। तो शिक्षक और टीचर को अपने पढ़ते हैं। विद्यालय वातावरण में वह व्यक्ति शिक्षक की भूमिका में होता है। विद्यालय वातावरण में वह व्यक्ति शिक्षक की भूमिका में होता है जो अपने आप में परिपक्व व्यक्ति नेतृत्व करता है, विचारशील और समायोजित प्रकृति के साथ ही विषय का विशेषज्ञ होता है। रायबर्न के अनुसार एक सफल शिक्षक विषय विशेषज्ञ होने के साथ ही चरित्रवान व्यक्ति होता है। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी लिखी है रायबर्न ने, ये बार बार पूछी भी जाती है कि एक सफल शिक्षक विषय विशेषज्ञ होने के साथ ही चरित्रवान भी होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षक पे क्या लिखा था, ये अपने को देखना है। रविंद्रनाथ टैगोर वह सफल शिक्षक होता है जो स्वयं अध्ययनशील रहता है। जिस प्रकार एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे को प्रज्वलित कर पाता है, अध्ययनशीलता के अभाव में शिक्षक अपनी विषय वस्तु को कमजोर बना लेता है और बालकों के लिए बोझिल वातावरण पैदा करता है। तो यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने भी यही कहा था कि एक लगातार एक शिक्षक पढ़ने वाला होता है, वो एक अच्छा शिक्षक होता है। यानी शिक्षक को लगातार पढ़ते रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, नवाचार उसके पास होने चाहिए। तो ये कोटेशन आपने को, ये कई बार, ये बहुत बार पूछी है, रायबर्न की भी पूछी हुई है और ये जो रविंद्रनाथ टैगोर की है ये भी बार बार पूछी जाती है। तो ये कोटेशन पे अपने को ध्यान देना है अच्छी प्रकार से। आगे है आई के डेविस के अनुसार शिक्षक एक प्रबंधक होता है जो शिक्षण में नियोजन, व्यवस्था, अनुशासन एवं नियंत्रण रखता है। तो ये आई के डेविस की थी। शिक्षक एक प्रबंधक होता है जो शिक्षण में नियोजन, व्यवस्था, अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखता है। दूसरी है रिवलिन के अनुसार शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण एवं नैतिक क्रिया है। रिवलिन क्या कहते हैं? शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण और नैतिक क्रिया बताते हैं। उसके बाद फ्रोवेल है। फ्रोवेल ने अपनी शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों को बालोद्यान का कुशल माली कहा है। ये कोटेशन बहुत बार पूछी हुई है और यहाँ से क्वेश्चन भी आपका एक बनता है, कोटेशन ही नहीं है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। ये क्वेश्चन बनता है कि बालोद्यान का कुशल माली कौन है? तो ये फ्रोवेल है। यानी ये जो विधि दी थी ये फ्रोवेल ने ही दी थी। खेल विधि है वो फ्रोवेल की है। तो फ्रोवेल ने अपनी शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों को बालोद्यान का कुशल माली कहा था। ये बात फ्रोवेल ने कही थी, ये अपने को ध्यान रखना है। कोलेसनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक विशेष को यह निर्णय करने में सहायता दे सकता है कि वह विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी विशिष्ट समस्याओं का समाधान किस प्रकार करें। तो ये कोलेसनिक की परिभाषा है। यहाँ कोलेसनिक के अनुसार भी ये परिभाषा दी हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक विशेष को यह निर्णय करने में सहायता दे सकता है कि वे विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी विशिष्ट समस्याओं का समाधान किस प्रकार करें। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक अच्छे शिक्षक के गुण आते हैं। यानी जो कोटेशन है, कोटेशन के बाद एक अच्छे शिक्षक के गुण क्या हैं, अच्छे शिक्षक के गुण अपने पढ़ेंगे। अच्छे शिक्षक के गुण क्या हैं? डॉक्टर क्लेब के अनुसार आशावादी, डॉक्टर क्लेब आशावादी, संयमित, उत्साही, उच्च आकांक्षा, नेतृत्व क्षमता, संप्रेषण, शुभचिंतक, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, आत्मविश्वास, विषय विशेषज्ञता और आकर्षक व्यक्तित्व। यानी ये शिक्षक की विशेषताएं होनी चाहिए।
डॉक्टर क्लेप ने इनकी विशेषताओं के बारे में बताया था। आशावादी, संयमित, उत्साही, उच्चाकांक्षा, नेतृत्व क्षमता, संप्रेषण, शुभचिंतक, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, आत्मविश्वास, विषय विशेषज्ञता और आकर्षक व्यक्तित्व, ये शिक्षक की विशेषताएं हैं। उसके बाद शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, यानी शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, यानी एक अच्छा शिक्षक तभी हो सकते हैं जब आपको मनोविज्ञान का महत्व, आपका मनोविज्ञान का ज्ञान हो। तो शिक्षक के जीवन में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा योगदान होता है। और उसी शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के बारे में अपने देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आप शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को भी अच्छी प्रकार से आप देख लें। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। अपने को हर टॉपिक पे अपने को तैयार रहना है, हर टॉपिक की अच्छी तैयारी होनी चाहिए, ताकि जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा क्वेश्चन वो सही हो। क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के अंतर्गत एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है, एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। तो आप प्रत्येक टॉपिक को उसी प्रकार पढ़ें कि आप हर एक क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें, ताकि हम यानी किसी छोटी सी हमारी गलती के लिए हम वहाँ से बाहर न हो पाएं। तो ये अपने को आज की जो प्रतियोगिताएं हैं उन प्रतियोगिताओं में अपने को हर दृष्टि से तैयार रहना पड़ेगा। पहला है स्वयं का ज्ञान व तैयारी, दूसरा है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, तीसरा है बालक के स्वभाव व व्यवहार का ज्ञान, चौथा है बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक, पांचवा है बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान, छठा है बालक की व्यक्तिगत विविधताओं का ज्ञान, सातवां है बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, आठवां है कक्षा की समस्याओं का ज्ञान, नौवां है अनुशासन स्थापित करने में सहायक, दसवां है उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, और 11वां है मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग, 12वां है उपयोगी पाठ्यक्रम की रचना, और 13वां है त्रुटियों से रक्षा। तो इस प्रकार ये अपने महत्व आ जाते हैं। एक बार फिर अपने इनको देख लेते हैं। पहला है स्वयं का ज्ञान व तैयारी, दूसरा है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, तीसरा है बालक के स्वभाव व व्यवहार का ज्ञान, चौथा है बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक, पांचवा बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान, छठा बालक की व्यक्तिगत विविधताओं का ज्ञान, सातवां बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, आठवां कक्षा की समस्याओं का ज्ञान, नौवां अनुशासन स्थापित करने में सहायक है, दसवां उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, 11वां मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग, उसी प्रकार 12वां उपयोगी पाठ्यक्रम की रचना, और 13वां त्रुटियों से रक्षा। तो ये इनके महत्व आते हैं। उसके बाद कोटेशन दी हुई है स्किनर के अनुसार। पहले अपने कोटेशन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के रूप में अपनी स्वयं की कुशलता का मूल्यांकन करने में सहायता देता है। यानी स्किनर ने ये बात कही थी कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक रूप में अपनी स्वयं की कुशलता का मूल्यांकन करने में सहायता देता है। इसी प्रकार कुप्पू स्वामी ने भी इसी पे कोटेशन दी है। मनोविज्ञान शिक्षकों को अनेक प्रत्यय और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योग देता है। ये कुप्पू स्वामी की मनोविज्ञान शिक्षकों को अनेक प्रत्यय और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योग देता है। तो ये महत्वपूर्ण है। दोनों कोटेशन बार बार ये पूछी गई है। इसको सीटेट में भी ये पूछा गया था और रीट में भी पूछी गई थी। तो इसलिए इन कोटेशन को आप अच्छी प्रकार से देख लें। इसके बाद आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। यानी अब अभी अपने 3 चीजें पढ़ के आए हैं, 2 चीजें पढ़ के आए हैं। एक तो लर्नर बालक और शिक्षक टीचर, और तीसरी अपनी कड़ी होती है वो होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। यानी जो शिक्षक के द्वारा जो प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है
वो हमारी तीसरी प्रक्रिया रहती है। कक्षा में 3 ही चीजें होती हैं, शिक्षक होता है, बालक होते हैं, और तीसरी पाठ्यक्रम अपने यूं कहें या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग प्रोसेस अपने कहें तो वो रहती है। तो तीसरी पे अपने अभी आगे अभी अपने पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अपने पढ़ेंगे। इससे भी क्या है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं लर्निंग प्रोसेस से। तो शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या है, यहाँ अपने को ये चीज अपने को देखनी है कि शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या है। शिक्षण का सामान्य अर्थ बालक को शिक्षा के द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना ही समझा जाता है। यानी बालक को शिक्षा के द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना ही समझा जाता है शिक्षण का सामान्य अर्थ। और शिक्षण का संकुचित अर्थ के रूप में अपने देखें तो औपचारिक शिक्षा प्रणाली के रूप को शिक्षण में संकुचित अर्थ में लिया जा सकता है, जिसमें निश्चित समय, निश्चित विधियां, निश्चित स्थान और पूर्व नियोजित ढंग से शिक्षण दिया जाता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान प्रमुखता, बालक का स्थान गौण होता है। यहाँ संकुचित अर्थ को आप देखिए, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है संकुचित अर्थ के अंतर्गत। संकुचित अर्थ में अपने देखते हैं तो औपचारिक शिक्षा यानी जो अपने स्कूल में जो शिक्षा देते हैं वो औपचारिक शिक्षा। एक तो ये बात क्लियर हो जाता है कि औपचारिक शिक्षा कौन सी है, औपचारिक शिक्षा का उदाहरण क्या। कई बार क्या औपचारिक शिक्षा का उदाहरण भी पूछ लेते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, 3 प्रकार से अपने इसको पढ़ते हैं। तो औपचारिक शिक्षा क्या है, जो विद्यालय के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षा। इसमें ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो शिक्षण के संकुचित अर्थ में लिया जा सकता है, जिसमें निश्चित समय, निश्चित विधियां, निश्चित स्थान और पूर्व नियोजित ढंग से शिक्षण दिया जाता है। ये औपचारिक शिक्षा का ही उदाहरण है, यानी औपचारिक शिक्षा का ही ये रूप है। इस प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है, यानी इस प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान क्या होता है, प्रमुख होता है, और बालक का स्थान गौण हो जाता है। तो ये औपचारिक शिक्षा से संबंधित अर्थ का था, अर्थ और इसका संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ है। इसके बाद आता है शिक्षण की द्विमुखी प्रक्रिया, यानी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है वो शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया मानते हैं। तो शिक्षण की द्विमुखी प्रक्रिया क्या है, इसको अपने देखते हैं शिक्षण की द्विमुखी प्रक्रिया के बारे में। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं शिक्षण की द्विमुखी प्रक्रिया के बारे में भी। तो अपने शिक्षण की द्विमुखी प्रक्रिया देखते हैं। एडम्स महोदय ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। अब द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना, एडम्स महोदय ने। ये भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। इसमें कौन होते हैं, एक तो शिक्षक होता है और दूसरा शिक्षार्थी होते हैं। तो द्विमुखी प्रक्रिया किस लिए कहा कि शिक्षक और शिक्षार्थी दो होते हैं, इसलिए उसको द्विमुखी प्रक्रिया कहते हैं। कहा किसने, एडम्स महोदय ने। उसके बाद शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया, यानी कुछ शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हैं। कौन मानते हैं, जॉन डीवी मानता है, राय बर्नमा के अनुसार ये शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन रहेंगे, शिक्षक हो गया, शिक्षार्थी हो गया, और तीसरा पाठ्यक्रम हो गया। यानी ये शिक्षक की त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो यह शिक्षक की त्रिमुखी प्रक्रिया से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन है कैसे बनेगा, आप देखिए यहाँ पे शिक्षण, आप यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जाएगा कि शिक्षक की त्रिमुखी प्रक्रिया में शामिल है या शिक्षक की त्रिमुखी प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो ये अपने को ध्यान देना है। तो त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है और पाठ्यक्रम होता है। ये बात कही किसी जॉन डीवी और रायबर्न के अनुसार ये बात। अगला है शिक्षण का व्यापक अर्थ। अब शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है, शिक्षण के व्यापक अर्थ में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों साधनों का प्रयोग सम्मिलित है। यानी शिक्षण के व्यापक अर्थ में क्या होता है, शिक्षा व्यापक में औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक होता है, और दोनों साधनों का प्रयोग सम्मिलित होता है। तो शिक्षण का व्यापक अर्थ है, शिक्षण के व्यापक अर्थ में औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक होता है, और दोनों साधनों का प्रयोग सम्मिलित है। तो ये व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है। उसके बाद आगे कोटेशन जो दी हुई है, इन कोटेशन को देख रहे हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए अपने इस पे नजर डाल लेते हैं क्योंकि ये पूछी भी जा सकती है। पाठक और त्यागी के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने परिवार, विद्यालय, मित्रता, पत्र पत्रिकाएं, मनोरंजन आदि से अपने वातावरण से अनुकूलन करने के लिए आजीवन शिक्षा प्राप्त होती है। ये पाठक और त्यागी की कोटेशन है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने परिवार, विद्यालय, मित्रता, पत्र पत्रिकाएं, मनोरंजन आदि से अपने वातावरण से अनुकूलन करने के लिए आजीवन शिक्षा प्राप्त होती है। दूसरी है औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन।
अब औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या है, ये अपने को ध्यान देना है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है परिवार। औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है परिवार। ये दोनों को अपने को ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। औपचारिक शिक्षा का उदाहरण विद्यालय है, बहुत अच्छा है, और अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण परिवार है, जिसके अंतर्गत माता की भूमिका महत्वपूर्ण स्थान रखती है। परिवार के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? माता होती है। तो पहला शिक्षक भी यहाँ कौन होता है? माता होती है। फ्रोवेल के अनुसार माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा प्रभावशाली व स्वाभाविक है। ये फ्रोवेल ने ये बात कही थी, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा प्रभावशाली व स्वाभाविक है। इसके बाद शिक्षण की परिभाषाएं आती हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं अपनी दी हैं। बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यानी शिक्षण क्या है? क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। बर्ट के अनुसार शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, प्रोत्साहन है। ये कई बार ये कोटेशन पूछी गई है। शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन है। ये बर्ट ने ये बात कही थी। ये बर्ट का आपको ध्यान रखना है। अगले है थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। ये भी कोटेशन पूछी गई है। अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है, ये किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने कहा था। हफ तथा डंकन ने शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है: योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन। ये हफ और डंकन ने कही थी, ये 4 चरण वाली प्रक्रिया है। योजना है, निर्देशन है, मापन है और मूल्यांकन है। बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। ये भी कोटेशन अच्छे, शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है, कई बार पूछी गई है ये। इसके बाद आता है शिक्षण की विशेषताएं और प्रकृति। यानी शिक्षण की विशेषताएं और प्रकृति अपने देखते हैं। शिक्षण की विशेषताएं एवं प्रकृति। तो शिक्षण की विशेषताएं और प्रकृति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अपने शिक्षण की विशेषता और प्रकृति के बारे में अच्छी प्रकार से देख लेना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो शिक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत पहली है शिक्षण एक अंतः क्रिया है। दूसरी है शिक्षण एक सामाजिक व्यवहारिक क्रिया है। तीसरी है शिक्षण एक स्वदेशीय प्रक्रिया है। चौथी है शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। पांचवी शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। छठा शिक्षण आमने सामने वाली प्रक्रिया है। सातवां शिक्षण एक उपचार विधि है। आठवां शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। नौवां शिक्षण एक औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। 10वां शिक्षण एक कौशलपूर्ण प्रक्रिया है। इसी प्रकार 11वां शिक्षण का कार्य ज्ञान में विकास करना है। 12वां शिक्षण वातावरण में समायोजित होने वाली योग्यता उत्पन्न करती है। 13वां शिक्षण एक पथ प्रदर्शन है। 14वां शिक्षण एक प्रेरणा है। 15वां यह एक तार्किक प्रक्रिया है। 16वां शिक्षण का मापन किया जा सकता है। और 17वां शिक्षण छात्र तथा अध्यापक के मध्य स्वस्थ एवं मधुर संबंध स्थापित करता है। एक बार इनको दोबारा अपने देख लेते हैं। शिक्षण एक अंतः क्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक व्यवसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक स्वदेशीय प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण कला विज्ञान दोनों हैं। शिक्षण आमने सामने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण एक उपचारात्मक विधि है। शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण एक औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक कौशलपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक कौशलपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण का कार्य ज्ञान में विकास रखना है। शिक्षण वातावरण में समायोजित होने वाली योग्यता उत्पन्न करता है। शिक्षण पथ प्रदर्शन है। शिक्षण एक प्रेरणा है। यह एक तार्किक प्रक्रिया है। शिक्षण का मापन किया जा सकता है। शिक्षण छात्र तथा अध्यापक के मध्य मधुर संबंध स्थापित करता है। इसके बाद
अगला आता है शिक्षा का अर्थ, यानी अभी शिक्षा के अर्थ के बारे में देखने। शिक्षा का अर्थ क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिक्षा के अर्थ से संबंधित। तो अपने शिक्षा के अर्थ से संबंधित देखते हैं, शिक्षा का अर्थ क्या है। ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक के अनुसार बालक का मन एक कोरी पट्टियों स्लेट के समान होता है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के लिए एजुकेशन शब्द का प्रयोग करते हैं, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है, और इसमें भी ई और ड्यूको मूल शब्द हैं, जिनका अभिप्राय क्रम से अंदर से अथवा विकसित करना या बाहर करना होता है। अर्थात शिक्षा एजुकेशन शब्द का अर्थ हुआ आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करने वाली क्रिया। तो ये एजुकेशन से संबंधित यहाँ पे ये समझाया गया है। ब्रिटिश दार्शनिक मनोवैज्ञानिक थे जॉन लॉक। यहाँ ब्रिटिश दार्शनिक जो जॉन लॉक है, इन्होंने बालक को कहा था कि जो बालक जन्म लेता है तो बालक का मन होता है, वो क्या होता है, कोरी पट्टी या स्लेट के समान होता है। यानी बालक का मन कोरी पट्टी या स्लेट के समान होता है। अब उसको आकार देना है, तो आकार देने का काम दो चीजें हैं, तो अपने औपचारिक अनौपचारिक रूप में, औपचारिक विद्यालय और अनौपचारिक परिवार। तो परिवार में पहला शिक्षक माता होता है और विद्यालय में शिक्षक उसको आकार देता है। तो यहाँ एक बच्चे को एनवायरनमेंट के अनुसार उसको आकार दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के लिए एजुकेशन शब्द का प्रयोग करते हैं, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। यानी ये शब्द किसका, लैटिन भाषा का एजुकेटम से बना है, और इसमें भी ई और ड्यूको मूल शब्द हैं, जिसका अभिप्राय है क्रम से अंदर से विकसित करना, बाहर करना होता है। अर्थात शिक्षा एजुकेशन शब्द का अर्थ हुआ आंतरिक शक्तियों को प्रकट करने वाली प्रक्रिया। तो ये अपने को अच्छी प्रकार से ये बार बार पूछा जाता है, तो अपने को समझ लेना है। कुछ विद्वान एजुकेशन शब्द के मूल में एजुकेयर या एजुशियर की कल्पना करते हैं। अब कई जगह ये एजुकेयर भी होता है, कई जगह एजुशियर भी आता है। तो इनका अभिप्राय भी क्या है, अंदर से बाहर निकालना या विकसित करना है। तो इनका भी अर्थ यही है। एजुकेयर, यदि एजुकेशन शब्द का एजुकेयर है तो एजुशियर है, तो दोनों रूपों में देखा जाता है, उसका भी अर्थ यही होता है। तो एजुकेयर एजुशियर से संबंधित भी आपको पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखना कि वो एक ही है, उसी को ही माना जाता है। उसके बाद शिक्षा की परिभाषाएं आती हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा की परिभाषाएं दी हैं, तो उन परिभाषाओं को देखते हैं कि बार बार एग्जाम में जो रिपीट हुई हैं वही परिभाषाएं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने वाली हैं, एग्जाम में यही पूछी जाती हैं, वही परिभाषाएं यहाँ पे रखी गई है। कोलसनिक के अनुसार शिक्षा मानव की शक्तियों एवं आंतरिक योग्यताओं का विकास करती है। ये कौन कहते हैं, कोलसनिक की ये परिभाषा है कि शिक्षा मानव की शक्तियों एवं आंतरिक योग्यताओं का विकास करती है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है, ये अरस्तु ने लिखी थी। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। ये महात्मा गांधी ने कही थी, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास। सामान्यतः अधिगम सीखना था व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अधिगम के बारे में कई बार पूछ लेते हैं कि अधिगम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये स्पष्ट किया गया है कि सामान्यतः अधिगम सीखना और व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। तो इसको सीखना या व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि प्रश्न बनाया जाता है कि निम्न में से अधिगम से संबंधित है, तो उसमें आपको सामान्यतः अधिगम सीखना व्यवहार परिवर्तन से लिखा होगा, तो ये अपने को समझ लेते हैं ये अधिगम से संबंधित है, इतना ही लिखा आएगा उसमें। तो इसको अपने को ध्यान रखना है कि अधिगम किसे कहते हैं, हमें पता होना चाहिए। अब अपने उसी पे आते हैं, क्योंकि अधिगम इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिगम से संबंधित। तो अधिगम से ही यहाँ पे अपने समझते हैं कि अधिगम पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो हमें कोई क्वेश्चन छूट नहीं जाए। तो अधिगम का हमें पता होना चाहिए। पहले इसके अर्थ पे आते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या है। यहाँ पे अधिगम का अर्थ दिया गया है, सामान्य अर्थ में अधिगम का अर्थ सीखना अथवा व्यवहार परिवर्तन है। यानी सीखना व्यवहार परिवर्तन है। व्यवहार परिवर्तन स्थायी या अस्थायी दोनों हो सकते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। सामान्य अर्थ में अधिगम का अर्थ है सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन। यानी सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन ही है। और मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है वर्तमान में,
व्यवहार के विज्ञान का अध्ययन करता है। तो इसलिए इसको अपने को ध्यान रखना है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन स्थायी व अस्थायी दोनों हो सकता है, स्थायी भी होता है और अस्थायी भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण मैंने दिया है आपको, एक बालक जलती हुई मोमबत्ती को देखकर खुश होता है और उत्सुकतावश उसकी लौ को पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसा करने पर उसका हाथ जल जाता है, परिणाम स्वरूप वह हाथ हटा लेता है। अब वह बालक भविष्य में ऐसी गलती पुनः नहीं करेगा। इस प्रकार का अधिगम अनुभव द्वारा सीखना कहलाता है। यानी ये किससे सीखा? केवल अपने अनुभव से सीखा। ये एक बालक होता है, वो जलती मोमबत्ती को देखकर बड़ा खुश होता है और जब वो उत्सुकतावश उसकी लौ को पकड़ने की कोशिश करता है। बालक की प्रवृत्ति होती है कि जो भी उसको कुछ चीज दिखाई देती है तो उत्सुकतावश उसको पकड़ता है। वो बालक को पता नहीं होता है कि इसको पकड़ेंगे तो हाथ जल जाएगा, ये तो बाद में अनुभव से वो सीखेगा। ऐसा करने पर उसका हाथ जल जाता है। यदि पकड़ने का काम करेगा तो हाथ तो जलेगा, स्वाभाविक सी बात है, मोमबत्ती जल रही है। परिणाम स्वरूप जैसे ही हाथ जलेगा तो हाथ को हटा भी लेता है तुरंत ही। अब वह बालक भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा, पुनः नहीं करेगा। यानी अब उस बालक को पता चल गया कि इसको यदि ऐसी वस्तु को हम पकड़ेंगे तो उससे हाथ जल जाएगा। अब उसके सामने यदि कोई ऐसी वस्तु आती है तो वो उसको या तो डर के भागेगा या उसको पकड़ेगा नहीं, तो उसको पता है भी हाथ जल जाएगा। तो इस प्रकार ये जो अधिगम हुआ बालक का, ये अनुभव द्वारा सीखा है उन्होंने, अनुभव द्वारा सीखना कहलाता है। दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि एक बालक जन्म लेते ही सब कुछ नहीं सीख लेता। कुछ समय बाद भी वह चलना, फिरना, उठना, खेलना, दौड़ना, पेन पकड़ना सीखता है। कहने का अर्थ यह है कि अनुभव और प्रशिक्षण के बाद बालक के व्यवहार में जो सुधार आता है उसी को अधिगम कहते हैं। यानी स्पष्ट कर दिया कि दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि एक बालक जन्म लेते ही सब कुछ नहीं सीख लेता। कुछ समय बाद वह चलना, फिरना, उठना, बैठना, दौड़ना, पेन पकड़ना सीखता है। कहने का अर्थ है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के बाद बालक के व्यवहार में जो सुधार आता है उसी को हम अधिगम कहते हैं। तो ये एक अच्छे उदाहरण के साथ यहाँ पे आपको अधिगम से संबंधित मैंने आपको समझाया है। तो इसको अपने को समझ लेना है। अधिगम किसे कहते हैं पूछा जाता है, अधिगम क्या है पूछा जाता है। इसके बाद है शिक्षा अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व। यानी शिक्षा अधिगम में मनोविज्ञान का क्या महत्व है। तो अधिगम मनोविज्ञान से प्रेरित होता है, मनोविज्ञान से प्रभावित होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम का क्या महत्व है, ये चीजें अपने अभी यहाँ देखेंगे, क्लियर करेंगे। तो इसके अंतर्गत अपने पहला आता है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। दूसरा पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक है। तीसरा समय सारणी के निर्माण में सहायक है। चौथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर विशेष बल है। पांचवा विद्यालय वातावरण को उपयुक्त बनाने में सहायक है। छठा विद्यार्थी बालक शिक्षक संबंध। सातवां चिंतन के न्यूनतम आयाम। आठवां व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। नौवां असामान्य बालकों में सुधार। तो इस प्रकार ये अपने क्या है, दोबारा देख लेते हैं अपने इसको। पहला है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। दूसरा पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक है। अगला समय सारणी के निर्माण में सहायक है। अगला पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर विशेष बल है। अगला विद्यालय वातावरण को उपयुक्त बनाने में सहायक है। विद्यार्थी बालक शिक्षक संबंध है। चिंतन के न्यूनतम आयाम है। व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है और असामान्य बालकों में सुधार है। तो ये अपने को देख लेने हैं, बहुत बार ये पूछे जाते हैं। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है विद्यालय प्रभावशीलता। विद्यालय प्रभावशीलता लर्नर के लिए विद्यालय का वातावरण अति आवश्यक होता है। तो विद्यालय प्रभावशीलता से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कई बार एग्जाम में ऐसे पूछे गए हैं। तो अपने विद्यालय प्रभावशीलता से संबंधित औपचारिक शिक्षण का सर्वोत्तम स्थान विद्यालय है। यानी औपचारिक विद्यालय के अंतर्गत औपचारिक शिक्षण का कार्य होता है। विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ बालक का चहुमुखी विकास किया जाता है। विद्यालय जो कि एक सभ्य समाज का निर्माण करता है, उसका माननीय तथा भौतिक ढांचा ऐसा होना चाहिए जो छात्रों के आदर्श नागरिकता, अनुशासन,
नेतृत्व गुणों तथा विन कौशलों का विकास करने में समर्थ हो। अब इसमें माननीय संसाधनों के बारे में अपने यहाँ पे पढ़ा कि विद्यालय के अंतर्गत माननीय संसाधन है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माननीय संसाधन कौन से होते हैं। कई बार पूछा भी गया है। प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ अपने को ध्यान देना है। प्रशासनिक अधिकारी, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति आते हैं। ये हैं माननीय संसाधन। तो माननीय संसाधनों में इसमें आपके क्वेश्चन जो बनेगा वैसे बनेगा कि विद्यालय माननीय संसाधनों से संबंधित है, तो यहाँ इनमें से कोई सा भी ऑप्शन दिया जा सकता है, या फिर 3 ये देकर के नहीं है तो 3 ये देकर के उपयोग सभी भी दिया जा सकता है, नहीं है के अंतर्गत देकर के भी 3 ये देकर के चौथा कोई अलग से दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है। अपने को ध्यान रखना है कि माननीय संसाधन में प्रधानाध्यापक आता है, अध्यापक आते हैं, कर्मचारी आते हैं, छात्र आते हैं, अभिभावक आते हैं और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति आते हैं। तो ये सभी विद्यालय से संबंधित माननीय संसाधन है। उसके बाद आता है भौतिक संसाधन। माननीय संसाधन के बाद भौतिक संसाधन है। तो भौतिक संसाधन में क्या आता है, विद्यालय भवन आता है, प्रयोगशाला आती है, पुस्तकालय आता है, फर्नीचर आता है, पत्र पत्रिकाएं आती है, रजिस्टर, खेल का मैदान आदि आते हैं। ये विद्यालय भवन ये भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो विद्यालय भवन है, प्रयोगशाला है, पुस्तकालय है, फर्नीचर है, पत्र पत्रिकाएं, रजिस्टर, खेल का मैदान, ये सभी भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। तो माननीय संसाधन और भौतिक संसाधन विद्यालय में महत्वपूर्ण होते हैं। इससे संबंधित हमें पता होना चाहिए। मुदालियर आयोग ने एक अपनी कोटेशन दी है। मुदालियर आयोग ने क्या कहा था कि भारत में विद्यालयों को ऐसा सौंदर्य प्रदान किया जाना चाहिए जहां छात्रों को प्रेरणादायक पर्यावरण उपलब्ध हो सके। यानी भारत में विद्यालयों को एक ऐसा सौंदर्य प्रदान किया जाना चाहिए जहां छात्रों को प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध हो। जितना विद्यालय का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, प्रभावी होगा, लर्नर उतना ही अच्छा वहां सीख पाएगा। तो लर्नर के लिए विद्यालय में एनवायरनमेंट का होना अति आवश्यक है। अब एनवायरनमेंट कैसा है, उसको आप कैसे अपने आकर्षक बना सकते हैं, बच्चों के लिए कैसे रोचक बनाया जा सकता है, उसी के लिए ही मुदालियर आयोग ने ये बात कही थी कि ऐसा हम करके हम विद्यालय को एक आनंददायक और अच्छा वातावरण हम बना सकते हैं। इसी पे कोठारी आयोग ने भी अपनी कोटेशन दी थी। विद्यालय भवन ऐसा संपूर्ण परिवेश और पर्यावरणीय सुविधाएं प्रदान करने वाला हो जहां बालक की मुस्कान एवं क्रीड़ाएं बनाए रखी जा सकें और उसके बहुआयामी व्यक्तित्व को बनाने में सहायक रहें। यानी मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग ने भी यही बात कही थी कि विद्यालय भवन ऐसा संपूर्ण परिवेश और पर्यावरणीय सुविधाएं प्रदान करने वाला हो जहां बालक की मुस्कान क्रीड़ाएं बनाई रखी जा सके और उसके बहुआयामी व्यक्तित्व को बनाने में सहायक रहें। तो ऐसा एक विद्यालय का एनवायरनमेंट होना चाहिए, विद्यालय का ढांचा ऐसा होना चाहिए और हम प्रयास करें कि विद्यालय के एनवायरनमेंट को अच्छे से अच्छा बनाएं हम। उसके बाद विद्यालय प्रभावशीलता में मनोविज्ञान का महत्व होता है। तो विद्यालय प्रभावशीलता के अंतर्गत मनोविज्ञान का क्या महत्व है, विद्यालय प्रभावशीलता में मनोविज्ञान क्या कर सकता है या मनोविज्ञान का क्या योगदान हो सकता है, ये अपने यहाँ देखते हैं कि मनोविज्ञान का महत्व क्या विद्यालय प्रभावशीलता में। जहाँ मनोविज्ञान की बात आती है तो पाठ्यक्रम में, शिक्षक की में के अंतर्गत और विद्यालय इन्वायरमेंट में प्रत्येक जगह मनोविज्ञान का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उसी योगदान से संबंधित अपने यहाँ देखते हैं। पहला है, मनोविज्ञान के समावेश के कारण आज विद्यालय में बालकों को करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, अभिभावक एवं विद्यालय के मध्य सकारात्मक माहौल होता है। तीसरा, प्रणाली उपागम के द्वारा विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान किया जाता है। चौथा, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित शिक्षण विधियों व पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। पांचवा, मनोविज्ञान ने विद्यालय में शिक्षक और शिक्षार्थी संबंधों की परिभाषा बदल दी है। छठा, आज शिक्षक तानाशाही न होकर बालक का मित्र और पथ प्रदर्शक होता है। आगे नेक्स्ट, सातवां, मनोविज्ञान विद्यालय में सौहार्दपूर्ण, सहयोगी व सहानुभूतिपूर्ण वातावरण उत्पन्न करने में सहायक है। आठवां, बालकों के सर्वांगीण विकास में आज विद्यालय अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। तो यानी विद्यालय प्रभावशीलता मनोविज्ञान का ये महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक बार अपने इनको पुनः देख लेते हैं क्योंकि इनका आपको पता होना चाहिए।
मनोविज्ञान के समावेश के कारण आज विद्यालय में बालकों को करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। दूसरा, अभिभावक एवं विद्यालय के मध्य सकारात्मक माहौल होता है। नेक्स्ट, प्रणाली उपागम के द्वारा विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान किया जाता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित शिक्षण विधियों व पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान ने विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षार्थी संबंधों की परिभाषा बदल दी है। नेक्स्ट, आज शिक्षक तानाशाही न होकर बालक का मित्र व पथ प्रदर्शक होता है। मनोविज्ञान विद्यालय में सौहार्दपूर्ण, सहयोगी, सहानुभूतिपूर्ण वातावरण उत्पन्न करने में सहायक है। और लास्ट है, बालकों के सर्वांगीण विकास में आज विद्यालय अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। तो ये मनोविज्ञान का विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद ये कुछ शिक्षण सूत्र हैं, यानी शिक्षण के कुछ सूत्र हैं जो बच्चे को हम सिखाते हैं, यानी बच्चे को लर्निंग करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन शिक्षण सूत्रों को भी अपने को ध्यान रखना है। शिक्षण सूत्र के बारे में, ये प्रत्येक शिक्षण सूत्र आपको याद होने चाहिए। इससे आरपीएससी में पक्का क्वेश्चन आता है। जो भी आप प्रश्न पत्र उठाओगे, चाहे आप 3rd ग्रेड का उठा लीजिए, 2nd ग्रेड का उठा लीजिए, 1st ग्रेड का उठा लीजिए, रीट, सी टेट, कोई सा भी आप उठा लीजिए, शिक्षण सूत्र से पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ, आपको पक्का क्वेश्चन वहां पे मिलेगा। तो अपने इन्हीं शिक्षण सूत्रों पे आज चर्चा करते हैं। यहाँ से यदि आप अच्छी प्रकार से इसको देख लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन आपका आरपीएससी का पक्का हो जाएगा। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी फ्रॉम नाउन टू एन नाउन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा है सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तीसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। चौथा है पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। पांचवा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। छठा है आगमन से निगमन की ओर, यानी फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। सातवां है निश्चित से अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी सातवां है अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम मेडिफाइंड टू डेफिनेट। आठवां है मूर्त से अमूर्त की ओर। नौवां है अनुभव से विवेक की ओर। और 10वां है मनोविज्ञान से तर्क की ओर। तो इनको अपने को अच्छी प्रकार से समझ लेना है। एक बार पुनः देख लेते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आगमन से निगमन की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनुभव से विवेक की ओर, मनोविज्ञान से तर्क की ओर। तो ये 10 शिक्षण सूत्र हैं वो। तो इस प्रकार आप इन शिक्षण सूत्रों को अच्छी प्रकार से आप याद कर लें। एक क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से, और इनका क्रम ध्यान रखें। केवल ये बहुत बार ये पूछा हुआ है, जैसे विश्लेषण से संश्लेषण वाला अपने देखते हैं, तो इसको बहुत बार पूछा हुआ है कि इसका जो सही क्रम है वो विश्लेषण से संश्लेषण है। वहां ऑप्शन में आपको उल्टा मिलेगा, संश्लेषण से विश्लेषण दिया जा सकता है। जैसे पूर्ण से अंश की ओर है, ये इसका क्रम सही अपने को पता होना चाहिए। विशिष्ट से सामान्य की ओर है, इसका होना चाहिए। सरल से जटिल की ओर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है, आगमन से निगमन है, निश्चित से अनिश्चित से निश्चित है, और मूर्त से अमूर्त है, अनुभव से विवेक की ओर है, और मनोविज्ञान तर्क की ओर है। तो इनका क्रम अपने को पता होना चाहिए, क्रम से संबंधित ही पूछे जाएंगे। तो अपने को इनका क्रम का आप ध्यान रखें, उसी क्रम से ही पूछे जाएंगे। इसी के साथ आज की जो क्लास आपकी कंप्लीट होती है, और मैं आशा करता हूं कि इस क्लास से आपको बहुत बड़े स्तर पे आपको लाभ होगा, और आप ये क्लास आपने पूरी लगाई भी है और लाभ आपने अर्जित किया है। आगे इसी प्रकार जो आपका, चाहे आप रीट दे रहे हैं, चाहे आप 2nd ग्रेड दे रहे हैं, चाहे आप 1st ग्रेड दे रहे हैं, तो उससे संबंधित जो मनोविज्ञान के तमाम जो टॉपिक्स हैं वो एक एक करके इस वीडियो में प्रत्येक वीडियो में आपको मिलेंगे। तो इसलिए आप सभी से यही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। आप पूरी क्लास लगाएंगे तो एक शॉर्ट रूप में जो भी जितने भी हैं वो एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण अनेक किताबों से कंसल्ट करके और शॉर्ट रूप में नोट्स बनाए गए हैं। तो इनसे आप ये शॉर्ट रूप में नोट्स बनाते हैं तो एक आपको लाभ हो जाएगा कि एक एग्जाम के नज़दीक आप कम समय के अंतर्गत इनका रिवीजन हो सके, अधिक से अधिक आपको लाभ मिल पाएगा। तो मेरा यही प्रयास है कि अधिक से अधिक यहाँ से आपको लाभ मिले। और यदि आप
जो वीडियो बना करके जो वीडियो आप देख करके और नोट्स बना करके आप अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं और कम समय के अंतर्गत आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इतना आप अच्छे प्रकार से पढ़ लेंगे तो आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी मैं लेकर के आऊँगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, ताकि आपको पता चले भी कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेकर के आएंगे। पूरा एक वीडियो विकल्पात्मक प्रश्नों का रहेगा, तो आप उस वीडियो के माध्यम से पहले आप इस टॉपिक को आप पढ़िए, तैयारी कीजिए, उसके बाद वो विकल्पात्मक प्रश्न वाला वीडियो आप देखिए, ताकि इससे आपकी तैयारी हो जाए। क्योंकि आउटपुट हमें बार बार टेस्ट देने से ही आता है। तो जो भी टेस्ट वाला वीडियो, ये ध्यान रखें, जो भी टेस्ट वाला वीडियो आए टॉपिक के बाद, तो वो आप अवश्य टेस्ट दें और टेस्ट देने के बाद अपने आप का मूल्यांकन करें कि आपका उस टॉपिक की तैयारी कैसी है, आप कितना उस टॉपिक को तैयार किया है। जहाँ पे भी कोई कमी रहती है, क्योंकि मूल्यांकन समय ये एक आकलन हो जाता है अपना कि अपना टॉपिक हमने कितने स्तर तक का तैयार कर लिया है। जहाँ पे भी कुछ टॉपिक में कमी है तो उसको हम दोबारा रिवीजन तैयारी करके अपनी रिवाइज करके अपने उस कमी को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक अच्छी तैयारी, यानी बार बार अपने टेस्ट दे करके अच्छी तैयारी एक एग्जाम की अपने कर सकते हैं। तो आप प्रत्येक वीडियो को आप देखें, आप उस पर एनालिसिस करें, तैयारी करें, आपके अच्छे नंबर आएँ, आपका सिलेक्शन हो। और इसके अलावा आपके जो साथी हैं उनको भी आप शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक वो भी बच्चे लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।